तो पहले हम देख लेते हैं एमसीक्यूज को, थोड़ा सा क्विक रिव्यू करते हैं, जरा इजी सी हैं तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। कीपिंग द अर्थ रोटेशन इन माइंड, द अर्थ इज, ठीक है, अर्थ रोटेशन अगर रखें हम माइंड में तो हमारे पास जो अर्थ है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है और डेफिनेटली वो नॉन इनर्शियल भी होगा और एक्सेलरेटेड भी होगा डेफिनेटली। तो फिर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है बोथ 1 and 3, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। ए रेड लाइट ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू द वाटर इट्स स्पीड, कोई भी लाइट है जब डेंसर मीडियम में एंटर होती है लाइटर से तो उसकी स्पीड डाउन हो जाती है, दैट इज फंडामेंटल लॉ। तो इस पे हमारे पास जो है ना वो कोई दो राय है नहीं है, तो हम इसको एज इट इज हमें पता है इस बात का। अच्छा तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी, बड़ा सिंपल सा था। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, नेचर ऑफ मटेरियल, या बोथ 1 and 3। वेल हमें पता है कि अगर मैंने एच एफ एनर्जी से फॉल कराया है तो वो डिपेंड कर रहा होता है वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आई कैन राइट इट as this one, kinetic energy is equal to hf minus phi, ठीक है। तो ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर वर्क फंक्शन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो मतलब दो फैक्टर्स पे डिपेंड करिए, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 and 3 है, ओके। ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी एमिट्स रेडिएशन इन डैश रीजन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास जो नॉर्मल बॉडी होती है 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इसके राउंड अबाउट आपके पास इंफ्रारेड रिजीम आती है पीक में। मतलब अगर मैं उसकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कर्व बनाऊंगा तो ये जो मैक्सिमम आपके पास इंटेंसिटी आ रही होती है ये इंफ्रारेड में से होगी, IR रेंज में होगी। तो हमारे पास जो है वो है इंफ्रारेड, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट विल इंक्रीज, ठीक है। अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करता हूं, मतलब मैं एक बल्ब की जगह पे दो बल्ब ऑन कर देता हूं तो क्या होगा, ठीक है। तो दो बल्ब ऑन करने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो भैया क्या होगा, फोटो करंट इंक्रीज होगी। आपको याद है ये ग्राफ कि अगर मैं आई करंट यूज की थी तो वो इस तरह से ऐसे आया था, अगर मैंने सॉरी I1 इंटेंसिटी यूज की थी तो ये आया था, फिर मैंने I2 इंटेंसिटी जब यूज की तो भैया जी यहाँ तक तो ऐसे हुआ, तो इधर आके फिर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। तो इस केस में हमारे पास जो यहाँ पे इस लॉन्ग वाई एक्सिस जो था वो हमारे पास फोटो करंट थी, ठीक है। और वो डेफिनेटली फोटो करंट क्या है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसको फर्क नहीं पड़ा, मीन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे वो ज्यादा होंगे, दैट इज वाई फोटो करंट ज्यादा होगी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। अच्छा जी, इक्वेशन दिस वन इज गुड होल्ड फॉर, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, विच कम आउट विद द फुल सरप्लस एनर्जी, ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, मतलब कोई एनर्जी लॉसेस नहीं हुआ, जिसको घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, ठीक है। हम सिंपली कह सकते हैं फोटोन आया, उसने सारी की सारी एनर्जी दी और वो इजेक्ट हो गया, भाई बाय, ठीक है। तो उसके लिए ये वाली एनर्जी जो है वो होल्ड करती है, ठीक है। अच्छा, कुछ होते हैं हमारे जैसे जो कि, चलो हमारे जैसे नहीं, हम काफी अच्छे हैं वैसे। अच्छा, काउंटन इफेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, सॉरी काउंटन इफेक्ट क्या दी, काउंटन वेवलेंथ। तो आपको पता है जी काउंटन वेवलेंथ किसके बराबर होती है, H/mc, ओके। m इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल जिसकी आपने काउंटन वेवलेंथ चेक करनी है। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समहाउ कंफ्यूज करता हूँ, काउंटन वेवलेंथ अलग है, डी ब्रॉय वेवलेंथ और है, ठीक है। ये काउंटन वेवलेंथ की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेफिनेटली बाकी चीजों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैस कम तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा, फिर हमारे पास प्रोटॉन है उसका मैस थोड़ा सा ज्यादा है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ उससे थोड़ी सी कम। ऐसे ही हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल है उसका मैस जो ज्यादा, हमारे पास ये सिनेरियो आएगा के ई इज ग्रेटर देन, सॉरी लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी एंड लैम्डा पी ग्रेटर देन लैम्डा आउट, ओके।
एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज दिस वन। ठीक है, ये बड़ा इजी था, बड़ा सिंपल सा था, और ये मैच कर रहे हैं 110% मैच कर रहे हैं आपके पीपीएससी या एफपीएससी के जो एमसीक्यूज हैं उसके रिलेटेड। अच्छा, द मिनिमम अनसर्टेनिटी ऑफ द मेजरिंग डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी कैन बी रिटन एज मिनिमम अनसर्टेनिटी। अगर आपको याद हो ना तो हम लिखते होते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, एच कट। ठीक है, एच कट ओवर 2 पाई आता है, एच कट ओवर 2 होता है। ठीक है, मोर जेनेरिकली देखा जाए तो। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है ग्रेटर देन और इक्वल टू, भैया ग्रेटर भी हो सकता है ये, लेकिन मिनिमम अनसर्टेनिटी कब होगी, जब इक्वालिटी होल्ड करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ग्रेटर में तो कहीं भी वो बुला जा सकती है ना, मैंने आपको बताया था एनर्जी के केस में बहुत मजे की चीज है कि इस केस में आप बड़ा सिंपली कह सकते हो कि डेल्टा टी टाइम के लिए जो कि 10⁻⁸ सेकंड्स है, एनर्जी कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो वी कैन वायलेट दैट एनर्जी, वी कैन से ओके। तो इसका मतलब है कि मिनिमम अनसर्टेनिटी जो होगी हमारे पास वो इस केस में होगी। ठीक है, या एच कट लिखते हैं या टू लिखते हैं, मुझे अब आई होप इसके नीचे 2 भी आता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, द डायमेंशन ऑफ एक्शन, अब ये ना थोड़ा सा ऐसा था कि मैंने जो डिस्कस नहीं किया हुआ था लेक्चर्स में, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि एक्शन क्या भला होती है। एक तो होता है कि भाई एक्शन करके दिखाओ, एक एक्शन होता है, हम फिजिक्स में डील करते हैं। एक्शन बड़ा मजे की चीज होती है, हमने बचपन में पढ़ा था ये वाली, अगर किसी को चीज याद आ रही हो तो, डेल्टा डी टी, ओके, इसको हम लिखते होते हैं इनिशियल टू फाइनल पोजीशन कह लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास लैग्रांजियन है और ये हमारे पास टाइम है। तो गोला मारो लैग्रांजियन अभी क्या है। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि लैग्रांजियन इज एक्चुअली काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एनर्जी की डायमेंशन होती है। तो इसका मतलब है कि इसकी डायमेंशन होगी जूल्स की, और ये डी टी टाइम की है, तो ये आ जाएगा सेकंड्स की, तो जूल सेकंड। ठीक है, तो अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट को भी देखो, एच कट को भी, तो वो भी जूल सेकंड की डायमेंशन देता है। अब डायमेंशन में ये ना कह देना कि भाई डायमेंशन में तो मैस टाइम और लेंथ आती है, तो आप जूल को कैसे डायमेंशन कह रहे हो, एस को कैसे डायमेंशन कह रहे हो। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यूनिट्स एक दूसरे के सेम है, तो डेफिनेटली डायमेंशन भी सेम होंगी। ठीक है, अच्छा, तो जूल सेकंड की डायमेंशन आ जाती है। इसका मतलब है कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन है वही एक्शन की डायमेंशन। तो हम इसका एक्शन को देखेंगे जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स देखेंगे। ओके, लेकिन इतना ही इसको देखेंगे। मेरे ख्याल से एक्शन इंटेग्रल कहते हैं क्या, इसको, कुछ इस तरह करके, समझ नहीं आई एक्शन मुझे। इंटेग्रल, हाँ, ये नाम एक्शन था इसका इंटेग्रल, मेरे ख्याल से। बिल्कुल एक्शन इंटेग्रल। ठीक है, एक्चुअली आपका एक्शन जो है ना वो डिफाइन करता है कि आप किस रिजीम में काम कर रहे हो। तो अगर आपका एक्शन ऑर्डर ऑफ एच कट आ रहा होता है, अगर आपका एक्शन ऑर्डर ऑफ एच कट आ रहा होता है, यू आर इन द क्वांटम मैकेनिकल रिजीम। ठीक है, अगर आपका एक्शन जो है वो एच कट के ऑर्डर में हो तो आप क्वांटम मैकेनिकल रिजीम में, अगर उससे ग्रेटर होगा तो डेफिनेटली आप फिर क्लासिकल में मूव कर दोगे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी एच कट की इस तरह से एक्सप्लेन की जा सकती है कि एच कट is at the dimension of action if the action is in the order of h cut that actually define the boundary between the classical mechanics and the quantum mechanics. Okay, so in that way we can describe the distinction between quantum and classical physics. Okay, next क्या है, ये इसमें थोड़ा सा एरर है, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उसमें एरर का मतलब ये होगा कि अगर मैं टेस्ट में इसकी करेक्शन कर देता हूँ तो लाजमी नहीं है कि आप इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो एक टाइपो है, इसको कह सकते हैं टाइपो, ये होती है कि बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जबकि कंसेप्चुअल कोई इशू नहीं है। ठीक है, द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट 10⁻⁻⁸ टाइम इज इक्वल टू है हमारे पास 10⁻⁸ सेकंड। इसका मतलब है कि डेल्टा टी टाइम के लिए हमें पता कोई नहीं है ये कहाँ है। व्हाट विल द अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी, सिंपली हम डेल्टा टी को इक्वल टू पुट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एच ओवर 2। ठीक है, okay. तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। तो इसको मैं सिंपली सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास कितनी एनर्जी है हमें ये देखनी है, टाइम कितना 10⁻⁸ सेकंड, और जब इसको जगह पे आप वैल्यू पुट करते हो तो हमारे पास आ जाता है 6.63 10⁻6 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, कितना आ जाता है, अबाउट इतना ही आ रहा होता है, आई थिंक 6.1। और ये जो है आपके पास 6.28 6.28। ठीक है,
28 ओके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10⁸8 काइंड ऑफ 1 की तरफ आ रहा है, ठीक है। 6.63 डिवाइडेड बाई 6.28 के नंबर थोड़ा सा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से बड़ा होगा, तो ये तो गए काम से दोनों, तो ठीक है, ये तो दोनों काम से गए, तो इसका मतलब है इनमें से और इनमें से कोई वैल्यू आएगी। अब देखो भैया कैलकुलेट करो ही ना, 42 पावर ऑफ 42 आ ही नहीं सकती, क्योंकि 34 है, उसमें से माइनस होना है 8 ने, तो डेफिनेटली 34 तक तो नहीं जा सकते ना, डिवीजन में ये लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन होगा। अब इसमें एक्चुअली जो करेक्शन आती है वो ये है कि 1.05 10⁻26 आता है, या लिख सकते हैं 1.05 10 डिवाइडेड बाय 10⁻26, तो 26 आता है बजाय के 28 आने के। लेकिन अगर इस तरह टाइपो है डेफिनेटली, लेकिन आपको करेक्शन पता है कि ये इसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर नहीं हो सकता। तो मैं जो बता रहा होता ना, इंट्यूटिवली देखना। अब लाजमी नहीं है कि हर एक एमसीक्यू को इंट्यूटिवली देखा जा सके, हर एक एमसीक्यू को, लेकिन मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज को आप इंट्यूटिवली देख सकते हो, और वो बहुत मजा आता है जब आप उसको ऐसे देखते सारी बता। ये इसका ऑप्शन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्म द वेव नेचर ऑफ लाइट। अब जस्ट आपको रिट्रैक करने के लिए ये लिखा होगा, वेव नेचर ऑफ लाइट है, वेव नेचर, ना कि पार्टिकल नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर बताने के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, पार्टिकल नेचर के लिए। लेकिन जो आपकी वेव नेचर ऑफ लाइट है वो डेफिनेटली इंटरफेरेंस बताएगी ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। और ये भी ट्रैप था जो जिसमें आप गिर सकते हो, ठीक है, ये भी ट्रैप था, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, इतने वॉट ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं एंटीना, एंड एमिट्स फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? 4 मेगाहर्ट्ज। द नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड पर सेकंड, पर सेकंड मतलब भैया हमें पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर सेकंड ही चाहिए, तो वो पावर उसने यहाँ पे दी है, तो हम इसको एज अ एनर्जी भी ले सकते हैं, क्योंकि पर यूनिट टाइम है तो वो सेम ही आएगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सेम होगी। ओके, ये हमारे पास एनर्जी है, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। एनर्जी ओवर टाइम होता है ना, तो टाइम क्योंकि 1 सेकंड है, क्योंकि पावर वाट में होती है, एनर्जी जूल पर सेकंड होता है, तो इस केस में आपके पास जो एनर्जी भी आएगी वो भी आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये टाइम 1 आ जाएगा, 1 सेकंड, तो इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा, अब हमें पता है F इज इक्वल टू n F, सॉरी NHF, ठीक है। H प्लैंक कांस्टेंट है, F फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे साथ रिलेट कर रहा होता है। ओके, अब मैं यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करूंगा। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे ना कोई तुक्का मुक्का नहीं मार सकता, पता क्यों नहीं तुक्का मुक्का मार सकता? 10⁻31, 10⁻30, 29, 38, इसको कैलकुलेट करके फिर किसी पॉइंट पे इसको देख सकते हैं कि भाई क्या है, ठीक है। अच्छा, तो एनर्जी कितनी है जी? 1326 है। एन हमने फाइंड करना है, एच कितना होता है? 6.63 10⁻34। और फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 मेगाहर्ट्ज, तो 4 इंटू 10⁻6 लिख लेता हूँ। ओके, अब मैं ना अप्रोक्सीमेशन करता हूँ, 63 को मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या लिख लेता हूँ, 1226 एन, ये आ जाएगा मेरे पास 6 इंटू 4 10⁻, ये क्या आ जाएगा? 28, ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4। ओके, अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा रिग्रेसली सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 12 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको 3 से कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 2, 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, 221 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं बजाय के 221 करूँ, मैं 220 कर लेता हूँ, मुझे अप्रोक्सीमेट करना है ना, तो मैं अब इसको लेके जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 4 5 बार 20 और 4 5 बार 20, ठीक है, ऐसे ही है। हाँ, तो 5.55 आ रहा है, 55 इंटू 10⁻28 आ रहा है, -28। ओके, सॉरी माइनस में नहीं, उप्स, सॉरी, हाँ, एक सेकेंड, ये आ गया 55 इज इक्वल टू n 10⁻28। तो यहाँ पे मैं उसको दूर ले जाऊँ, तो n इज इक्वल टू 55 इंटू 10⁻+28 29, सो 28। अब मैं
पॉइंट को एक उठा के इधर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूँ 5.5 इंटू 10⁻29। ठीक है, तो हम इस पे एंड अप हो गया, तो 5 के राउंड अबाउट मेरे पास आंसर आएगा। अब इसको थोड़ा सा रिगरसली सॉल्व करना पड़ा है, लेकिन डेफिनेटली इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं और आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब देखे ना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली +48 लगा रहा था। क्यों लगा रहा था? क्योंकि मुझे पता है मैंने उस साइड पे लेके जाना है। तो अगर ऐसे कैलकुलेट करते हुए कहीं पे आपको लगे कि स्टेप कोई मिसिंग है, लग रहा है आपने शॉर्ट कर लिया, तो दैट इज ओके, दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि आपने एमसीक्यूज को टैकल करना है, आपने स्टेप वाइज लेके नहीं चलना, क्योंकि आप एमसीक्यूज को देख रहे होते हो। ठीक है, अच्छा। A proton is accelerated through the potential difference, this one. The de Broglie wavelength is lambda. If the alpha particle is accelerated with the same potential, the wavelength. Okay, अब de Broglie wavelength है जो क्या आती है h/mv होती है वैसे तो, लेकिन अगर हम इसको एक्सेलरेट करते हैं डाइवर्जन जर्मन एक्सपेरिमेंट में, तो हम इसको लिख लेते हैं 2mve। ओके, अब यहाँ पे सिंपली मेरे पास ये मैं कह लेता हूँ कि किसके लिए जी, ये प्रोटॉन के लिए। अब मैं अगर इसको एक्सेलरेट कराऊं अल्फा के लिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं सिंपली क्या करना पड़ेगा मुझे, मैस प्रोटॉन की निस्बत अल्फा का 4 टाइम है, क्योंकि प्रोटॉन एक है, अल्फा में हमारे पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, तो 4 टाइम है। तो मैं उसकी जगह पे क्या लगा लूंगा, 4m। वोल्टेज वैसे ही है, मुझे भैया छोड़ने छेड़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज होगा, तो ये भी 2 टाइम हो जाएगा। तो भैया जी हमारे पास अल्टीमेटली क्या निकलेगा, 4 × 2 8, 8 बाहर, बाकी सारी चीजें फिर से रिस्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, हटा देना भाई, 8√λ। ठीक है, ये सॉरी लैम्डा। ठीक है, क्योंकि बाकी तो मेरे पास वही लैम्डा है जो कि प्रोटॉन का है, तो प्रोटॉन से इतना जो है वो हमारे पास वेवलेंथ कम हो जाएगी, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज टू बी कन्फाइंड। अब देखो भैया इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको यह पता है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड रीजन इज दैट if it is inside that nucleus, then the speed must be greater than speed of light, and that is impossible. ठीक है, तो what would be the speed of electron if it were so confined? ठीक है, तो बात है कि इस रेंज में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं रिजाइड करता, इनसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन नहीं रिजाइड करता, तो भैया कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखो सबसे पहले कि स्पीड ऑफ लाइट किसी में ज्यादा है या नहीं है। अगर तो देखो ये भी कम है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट कम है, स्पीड ऑफ लाइट से ये भी कम है, एक ही स्पीड ऑफ लाइट है, एक ही स्पीड है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, और यही आंसर होगा। अंधाधुन इसको लगा दो। ठीक है, और तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना, अगर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं कन्फाइन करता, और रीजन क्या है कि अगर वो कन्फाइन करता है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होगा। इसको कैलकुलेट अगर करना है तो सिंपली हम ले कर सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू द एच कट। ठीक है, और हम इसकी जगह पे डेल्टा एक्स एम डेल्टा बी लगा के इसको मैं लेके चल सकता हूँ, और अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, इस वी को निकालना है। तो वी जो है हमारे पास इतनी आ जाती है, तो वी इतनी आ सकती नहीं है, एंड दैट इज इम्पॉसिबल। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं बनती अगर आपको। अच्छा, द रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द ऑर्डर ऑफ, और ये हमारी टेक्स्ट बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। ठीक है, तो डेफिनेटली इस तरह के एमसीक्यूज हो सकते हैं, होते भी हैं। अब ये बड़ा मजे का है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस वन हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दिस वन इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय द 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी हमने किया एज इट इज है बिल्कुल, 2mev √ तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 4√2ev। तो इस केस में क्या होगा, 2mev, और ये हमारे पास आ जाएगा, बट जो इस केस में क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास न्यू आएगी वेवलेंथ वो होगी पुराने वाले से आधी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा था, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब इसमें बड़ी मजे की बात है, यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो तो जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्टर होने की तरफ आएगी, तो ये दो भैया वैसे ही उड़ जाते हैं।
सही है, अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद लेकिन इतना पता है कि क्या कनेक्शन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और वेवलेंथ के दरमियान। अच्छा जी, A proton of energy this one incident on a metal working function this one a kinetic energy। ये मैंने ना बड़ा सोच समझ के डाला, सोच समझ के इसलिए ऐसे डाला कि एनर्जी कितनी है, जो इंसिडेंट एनर्जी है एच एफ हमारे पास कितनी है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वर्क फंक्शन कितना है जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भैया कैसे आएगी, सिंपल क्या है जी, आप इसमें से माइनस करो, तो माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन। तो आप अगर बेध्यानी से देख रहे हो और आपकी तो वैसे इनफ प्रैक्टिस होगी है मेरे साथ, तो मैं क्योंकि आप ट्रैप डाले हुए होते हैं तो आप ट्रैप को भी रिकग्नाइज कर लेते हो, ट्रैप ना हो तो बड़े ट्रिवियल एमसीक्यूज होते हैं, बड़े इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, ट्रैप हूं तो उनको थोड़ा सा टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है जूल की फॉर्म में एंड दैट इज नॉट द आंसर, ठीक है। तो अगर इसमें ट्रैप हो जाता है बंदा तो डेफिनेटली उसने ध्यान से पढ़े नहीं है कि ऑप्शन क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। अच्छा जी, ये बड़ा मजे का था, ये बड़ा मजे का था, और बंदों ने सोचते सोचे समझते हुए भी गलत किया, और मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी ड्यूरिंग लेक्चर। लेट्स सपोज ए ग्रीन लाइट डिड Compton scattering, ग्रीन लाइट है with a certain angle theta, after the scattering the color of light can be, ठीक है। क्या होगा जी कलर ऑफ लाइट, भैया जी होगा क्या, ग्रीन लाइट थी, ग्रीन लाइट थी, वो आई उसने स्कैटरिंग की, स्कैटरिंग करने के बाद उसकी एनर्जी लो होगी, एनर्जी लो होगी तो डेफिनेटली वो ब्लू या इंडिगो या अल्ट्रा वायलेट की तरफ तो जा ही बेचारा नहीं ना सकता, तो वो बेचारा जाएगा एक ही तरफ, वो होगी आपके पास रेड लाइट, ठीक है। और जो बाकी होगा इलेक्ट्रॉन्स आप वहां यहाँ से स्कैटर कर देंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसकी कलर एक में ही कन्वर्ट हो सकता है रेड में, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है, ग्रीन की एनर्जी जो है वो हाई है और इसकी एनर्जी क्या है, लो है। तो एनर्जी लो होगी डेफिनेटली, तो तभी उसने एक पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को दिया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है वो है रेड, ठीक है। ब्लू में नहीं जा सकता, इंडिगो में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी एनर्जी ग्रीन से ज्यादा है। अच्छा, any of these, sorry, which of the following is not ionizing radiation, ठीक है। मैंने आपको बताया था आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी बायोलॉजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग। तो अल्ट्रा वायलेट से स्टार्ट होती है आयनाइजिंग रेडिएशन स्टार्ट होती है, ठीक है। एक्सरेज भी आयनाइजिंग में है, अल्ट्रा वायलेट भी आयनाइजिंग है, तो कौन सी नॉट आयनाइजिंग है, तो नॉट में आपके पास इंफ्रारेड आ जाएगी, जो कि आपकी बॉडी से भी इमिट हो रही है, और आप अपने जो आपका रिमोट कंट्रोल होता है उसकी आगे जो एलईडी साइलेंट एलईडी लगी होती है वो भी अल्ट्रा इंफ्रारेड लाइट को इमिट कर रही होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट बड़ा मजे का है, मिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी इज, और ये आई होप मैंने आपको शायद नहीं बताया, लेकिन ये बड़ा मजे का था, मैंने बताया था, वो है हमारे पास दिस वन। हमें पता है कि स्टीफन्स लॉ है कि आपकी जो टोटल रेडिएटेड इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया है वो आपकी टेम्परेचर टू द पावर 4 से रिलेट करी होती है, और साथ में आपके पास ये स्टीफन्स कांस्टेंट आता है, साथ में एमिसिविटी भी आती है जो कि क्या बताती है कि कितनी आपको एक्सेस में एनर्जी मिल रही है। तो उस ब्लैक बॉडी के केस में ये परफेक्टली वन होगा। अगर कोई और बॉडी है लाइक सन है, लाइक ह्यूमन बॉडी है, लाइक कोई और हीटेड बॉडी है जो कि थर्मल रेडिएशन एमिट कर रही है, उसकी इमिसिविटी हमेशा लेस देन वन होगी, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होगी, और उसके लिए हमारे पास होगा वन, ठीक होगी बात। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मैंने स्पेशल थ्योरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा था, सिर्फ एक एमसीक्यू था इसमें, लेकिन याद रखिएगा हमने जब ग्रैंड टेस्ट लेना है, मैं एक ही टेस्ट लूंगा इस बार, उसमें मैं ये चीज लाजमी ऐड करूंगा, ठीक है। ये आपने फिर ध्यान रखना है, सही है। अच्छा जी, ओके हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह के बाद आपको टेस्ट में, अगर आपने बहुत तरतीब से चल रहे हो और आपने आप अपने रिजल्ट को देखोगे भी, एक आधे में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन होना वो भी नहीं वैसे चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप अपने देखो आपकी इंप्रूवमेंट है, अब आप 60 से ऊपर रैंक कर रहे हो, पहले जो 30-40 पे पड़े होते थे 60 से ऊपर हो कॉमनली, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने इस चीज को इम्प्रूव किया, और आप डेफिनेटली इस पेस के साथ होंगे तो एक और माह के बाद आप तो मैं खुद सोचूंगा कि मैं किस तरह का एमसीक्यूज बनाऊंगा जो आप टैकल ना कर पाओ, ठीक है। तो वो बहुत बहुत मजे का हो जाता है जब आप इनफ प्रैक्टिस करते हो। पहली ब्रेन स्टॉर्मिंग है
हाउ डू वी नो विच एटम इज विच? ये पता नहीं ग्रामेटिकल ठीक है, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। उसके एमिशन या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देख के हम बता सकते हैं। वाओ, परफेक्ट। हमें कोई पता नहीं होता एक्चुअली देखते सार के ये एटम कौन सा है, ठीक है। हम उसको अभी तक तो देख ही नहीं पाए, मतलब एटम को एज सच तो देख ही नहीं पाए कि भाई हाँ ये एटम है, ठीक है। और हर एक के एटम का डिफरेंट कलर बना होगा जी, ऊपर लिखा हो जी एच ठीक है, एटम के ऊपर ये एच हाइड्रोजन का है, ये NE जो है वो क्या नाइट्रोजन का, सॉरी क्या NE क्या होता है, कौन सा होता है NE? नियोन, ठीक है। नियोन है, HE हीलियम है वगैरह वगैरह, तो ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। हम उसका क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं, ओके। तो हम उस स्पेक्ट्रम से बता सकते हैं कि कौन सा एटम है। तो स्पेक्ट्रम जो है, जो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस है, वो उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप वहां पे नहीं हो, लेकिन अगर आपके फिंगरप्रिंट्स आपको कोई, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई देख नहीं सकता, आपको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट्स अवेलेबल हैं, तो वो बंदा आपको पहचान सकता है। बिल्कुल वैसे ही आप एटम्स को भी पहचान सकते हो जब आप किसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को पहचानोगे। और मजे की बात फिर क्या होगी कि हर इंडिविजुअल एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो यूनिक होंगी। बहुत मजे की बात है, और अल्लाह ताला ने इसलिए यूनिक बनाई ताकि हम पहचान पाए, क्योंकि हम अगर अल्लाह ताला यूनिक ना बनाते तो हम उसको पहचान नहीं सकते। अच्छा, व्हाट आर द स्टेशनरी वेव्स? कोई बताएगा स्टेशनरी वेव्स क्या होती है? The waves whose energy is confined between the nodes. गुड, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स हैं और उनकी एनर्जी कन्फाइंड रहती है दो नोड्स के दरमियान, और वो ऑसिलेट करती रहती है दो नोड्स के दरमियान, ठीक है। यस, और एंटी नोड के फॉर्म में ऑसिलेट कर रही होती है और कन्फाइंड रहती है दो नोड्स के दरमियान, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास ये ऑसिलेशन टर्म है, ये दो पॉइंट जो है वो वहीं पे रहते हैं इस तरह, ये ऑसिलेशन टर्म है, ऑसिलेशन ऑफ वेव है, और ये इन दोनों के दरमियान ट्रैप्ड रहती है, ठीक है। ये स्टेशनरी वेव, ओके। एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, क्वांटम कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत मजे के साथ हम इसको रिजेंबल कर सकते हैं, अगले हम देखेंगे पॉइंट में। ये लें जी, ये किसने देखा है जी? ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। अब मुझे बताइए ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहाँ से आया होगा? ब्लैक बॉडी से। Black bodies. जो ब्लैक बॉडी है उसका स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ये जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है, ये मिल के टाइनी पार्टिकल के स्पेक्ट्रम, टाइनी पार्टिकल के एमिशन से है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम कैसे होता है? मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल से। यस, आपके पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आया, फॉर एग्जांपल एक आपकी एक मेटल टाइप चीज है जिसमें मोस्ट स्पेसिफिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जिसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कोई भी एनर्जी हो सकती है, तो जिसकी वजह से वो मतलब एक स्पेसिफिक वे में कोई भी एनर्जी हो सकती है, कि एक खास विड्थ में कोई भी एनर्जी हो सकती है, तो उससे आपके पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। बैंड स्पेक्ट्रम में आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन है, लाइक NE है, नाइट्रोजन है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसकी वजह से एक बैंड लाउड होता है जो जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिल रही होती है। लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो इस तरह से एक सिंगल लाइन आती है, किटिच किटिच किटिच, बाकी सारा ब्लैक। इस तरह का स्पेक्ट्रम आपका आ रहा होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। एटम सिंगल सिंगल, अगर एटम को अगर डिस्चार्ज ट्यूब में डालो और उसको एक्साइट करो, वो डी एक्साइट हो, उसकी अगर प्रिज्म रखो, प्रिज्म से या आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखो, उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस लोगे तो वो इस तरह से मिलेंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सूरज की जो रेडिएशन ले रहे होते हो, उसको अगर प्रिज्म से गुजारते हो तो आपको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। ऐसे ही अगर आप सिंगल लाइट को किसी डिस्चार्ज ट्यूब में रख के उसको डिस्चार्ज करके उसको एक्साइट और डी एक्साइट करके इसकी लाइट को लो और उसको देखो प्रिज्म में, तो इस तरह की नजर आएगी। एंड दैट इज वेरी फैसिनेटिंग फिनोमेना। और मजे की बात, मैंने अभी खुद नहीं देखा इसको करके, क्योंकि वो मुझे डिस्चार्ज ट्यूब मैंने अभी लेनी है, तो फिर इसको हम देख पाएंगे। अच्छा जी,
गुड हो गई बात। अब यहाँ पे ये बड़ा ही मजे की बात है, विकास ने बता दिया पहले से। ये देखें, हॉटर मैटर है, ठीक है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, मतलब थर्मल रेडिएशन आ रही है, तो आपके पास क्या होगा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देखो तो आपके पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ऐसे अगर के पास हॉट गैस है, फॉर एग्जांपल हॉट गैस एटॉमिक गैस है, मतलब सिंगल एटम के बेस कर रही है, सिंगल एटम में बेस कर रही है, आप जब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से निकालोगे तो आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रा निकलेगा, ठीक है। वो हॉट गैस का मतलब होगा वो ऑक्साइड और डी ऑक्साइड हो रही है, जब डी ऑक्साइड हो रही है तो डेफिनेटली वो एमिशन कर रही है, उसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बाकी सारा हिस्सा ब्लैक, ये लाइन आपको मिल रही है बस। दूसरा चीज, ऑब्जेक्ट कहीं पे ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट पीछे से पीछे है, सेंटर में कोई कूल गैस है, उस गैस में क्या होगा, आपके पास ये सारा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस मिल रहा है, लेकिन कुछ लाइट की फॉर्म जो है वो गायब है, इसका मतलब है ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और फॉर एग्जांपल आपको ये स्पेक्ट्रम रिकॉग्नाइज हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि आपको स्पेक्ट्रम ये रिकॉग्नाइज हो गया कि ये जो लाइन का स्पेक्ट्रम है ये बिल्कुल वही स्पेक्ट्रम है जो कि H2O का आता है, या H2O का नहीं मैं कह सकता, सिंपल एक एटम कह लेता हूँ, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये जो कूल्ड गैस है ये कौन है, ये हाइड्रोजन है। ये बहुत मजे की चीज है, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं ब्लैक बॉडी सोलर की, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया। अब जब हमने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया किसका, सूरज का, उस वक्त हमें ये नहीं था पता एटमॉस्फेयर में वाटर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन जब अब्जॉर्ब्ड स्पेक्ट्रा आया आपके पास, जब अब्जॉर्ब्ड स्पेक्ट्रम आया आपके पास, जो कि क्या है, जो कि ये है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये जो सारी लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये पंप, ये पंप, ये सारी, अच्छा सर, ये जो कर्व है मैंने लेक्चर नहीं लिया, मुझे नहीं पता डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ, तो ये जो कर्व है ये एक्सप्लेन थोड़ी सी करें। मतलब हमारे पास E इज इक्वल टू एच एफ है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और हो भी ऐसे ही रहा है, लेकिन वो एक पीक पे जाकर डाउन क्यों आती है ये कर्व? मैंने इसको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, तो एक्सप्लेन करेगा इसको। एनीवन? आपके पास ये जो कर्व आ रही है, चले मैं लिटिल बिट इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास फॉर एग्जांपल एक मेटल है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एटम्स हैं, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली इसकी जो एमिशन है वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज से एमिशन हो सकती है, कम रेंज भी एमिशन हो सकती है, ज्यादा रेंज भी मीट कर सकती है। एक खास रेंज के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आयनाइज तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये एक्साइट डी एक्साइट नहीं हो सकता एक खास हाइट के बाद या एक खास एनर्जी के बाद, ठीक है, एक खास हाई एनर्जी के बाद ये डी आयनाइज हो सकता है, लेकिन ये दोबारा से उससे उससे ज्यादा एनर्जी निकाल नहीं सकता, ठीक है। ये बात क्लियर है। इस केस में मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी थी हाइड्रोजन की, ठीक है, सिंपल सी हाइड्रोजन की एग्जांपल दी थी कि आपके पास 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है, 3.4 आती है, 1.2 वगैरह 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 सारी आती है नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.2 है सिंपल, यहाँ पे 3. या इधर कोई और ले लेते हैं, यहाँ पे 3.4 है, यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास क्या आ रही है 13.4। इसके बाद की एनर्जी जो है, ये क्योंकि सिंगल एटम है, वैसे तो सिंगल एटम नहीं होता, इसके बाद की जो एनर्जी है वो इस हाइड्रोजन एटम के लिए इम्पॉसिबल है फॉर एग्जांपल लेना। तो इसका मतलब है कि ये जो हायर एनर्जी है ये यहाँ से इस एटम से निकलने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप एक बॉडी को थर्मली गर्म करते हो तो उसमें क्योंकि उसकी बैक एंड पे एटम्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है, तो वो एक खास लिमिट से ऊपर एक्साइट और डी एक्साइट हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक खास लिमिट से ऊपर वो एनर्जी निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। और ये मैक्सिमम एनर्जी आ रही होती है आपके पास विजिबल में, या थोड़ी सी जो आपके पास अल्ट्रा वायलेट में आ रही थी, इससे ऊपर एनर्जी नहीं निकल सकती, ठीक है, थर्मली। तो आपके पास ये रेडिएशन कभी भी आ नहीं सकती अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपके पास एक लिमिट है ना ऑसिलेशन की, ठीक है। उस ऑसिलेशन से ज्यादा आप ऑसिलेट नहीं कर सकते, इसलिए ये यकदम ड्रॉप कर जाती है। लो लेवल में एमिशन होती हैं,
लेकिन डेफिनेटली जो एक मैक्सिमम जो एमिशन है वो एक पर्टिकुलर रेंज में आ रही थी जो कि यहाँ पे नजर आ रही है। अब अगर आप सोलर की बात करें तो सोलर में सबसे ज्यादा जो आपके पास एमिशन है वो विजिबल रेजिम में, दैट इज वाई आपके पास यहाँ ये जो पीक है वो विजिबल में है। अगर मैं अपनी बॉडी की ब्लैक बॉडी कर्व लूंगा तो उसमें इंफ्रारेड रेजिम जो होगी वो पीक पे आएगी, और बाकी जो होंगी वो डेफिनेटली जो लो एनर्जी होंगी वो यहाँ पे आ रही है और जो हाई एनर्जी होंगी वो इस तरह से आ रही है। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर आगे चलें। लेस देन 1 मिनट लाएगा। क्लियर? अच्छा सर, क्लासिकल इसमें फेल इसलिए हुई थी कि वो इसको देख रही थी कि जो एनर्जी एमिट हो रही है वो कंटिन्यूसली हो रही है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग ये था कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है,